आज के इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने एक पूरे देश की दिशा ही बदल कर रख दी। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ आसमान और बादलों के बीच शांत उड़ाने पसंद थी, वो अचानक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास के उस टर्निंग पॉइंट की कहानी है जहां से सब कुछ बदल गया। आसमान की शांति से लेकर एक बेहद जटिल राजनीतिक विरासत को संभालने तक, चलिए इस सफर को करीब से समझते हैं। तो बात है 21 मई 1991 की। भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। एक जोरदार धमाका और एक ही पल में सब कुछ खत्म। इस एक घटना ने सिर्फ एक बड़े राजनीतिक अध्याय का दुखद अंत ही नहीं किया, बल्कि भारत के भविष्य को भी एक अनिश्चित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरे देश में एक अजीब सा सन्नाटा और गहरा सदमा था। लेकिन इस दुखद अंत तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ये समझने के लिए कि आखिर इस सफर की शुरुआत कैसे हुई थी। अगर हम उनके शुरुआती जीवन को देखें तो वो बिल्कुल अलग था। एकदम शांत, सरल और जिम्मेदारियों से भरा। इंडियन एयरलाइंस के एक पायलट के रूप में दिल्ली और देहरादून से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ब्रिटेन में प्रोफेशनल पायलट की ट्रेनिंग ली थी। उन्हें कॉकपिट की वो शांति बेहद पसंद थी, जहां राजनीति के शोर शराबे का कोई काम नहीं था। लेकिन उनके बैकग्राउंड में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत थी। उनके माता पिता फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी राजनीति के बिल्कुल केंद्र में थे। तो एक तरफ आसमान में शांति भरी उड़ान और दूसरी तरफ देश की जनता की भारी उम्मीदें। सच कहें तो वो सत्ता के गलियारों से दूर अपनी उस अलग दुनिया में ही खुश थे। अब अगर हम उनके सार्वजनिक जीवन के टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये बहुत ही छोटा लेकिन अविश्वसनीय रूप से तीव्र रहा है। 1944 में उनका जन्म हुआ। दशकों तक वो राजनीति से बिल्कुल दूर रहे, लेकिन फिर 1984 में अचानक उन्हें सत्ता के बिल्कुल टॉप पर आना पड़ा और उसके सिर्फ 7 साल बाद 1991 में वो दुखद हत्या। जरा सोचिए, सिर्फ 7 साल। इन 7 सालों के छोटे से समय में ही उन्होंने एक आम नागरिक से प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया, देश की नीतियां बनाई, कड़े फैसले लिए और अंततः अपनी जान गंवा दी। राजनीति के इस मुश्किल मंच पर आने से बहुत पहले ही उनका व्यक्तिगत चरित्र आकार ले चुका था। बचपन से ही वो बहुत जिम्मेदार, तेज दिमाग वाले और बेहद मिलनसार थे। वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स में भी काफी आगे थे और एक खिलाड़ी होने के नाते टीम को साथ लेकर चलने की कला उन्होंने बहुत पहले ही सीख ली थी। जाहिर है, परिवार के इर्द गिर्द के राजनीतिक माहौल का असर तो था, लेकिन उनका अपना ये बुनियादी स्वभाव ही था जिसने बाद में उनकी लीडरशिप को इतना खास बनाया। लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में हालात कुछ ऐसे बदले कि उन्हें अपनी उस शांत दुनिया से बाहर आना ही पड़ा। उस समय उनकी मां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और देश कई चुनौतियों से गुजर रहा था। अपने भाई के अचानक निधन और राष्ट्रीय परिस्थितियों के भारी दबाव के कारण उन्हें अपनी उस पायलट वाली जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना पड़ा। ये उनकी खुद की मर्जी नहीं थी, बल्कि परिवार की विरासत और देश की मांग थी। जिम्मेदारी के उसी एहसास ने एक अनिच्छुक पायलट को राजनीति के भंवर में खींच लिया, जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर आता है साल 1984, भारतीय इतिहास के सबसे त्रासद और काले वर्षों में से एक। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अचानक और क्रूर हत्या के बाद न सिर्फ वो एक बेटे के रूप में गहरे सदमे में थे, बल्कि पूरा देश भी अस्थिरता से घिर गया था। उसी भारी दुख और राष्ट्रीय संकट के बीच उन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया। ये कोई नॉर्मल पावर ट्रांसफर नहीं था। ये एक ऐसा पल था जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रातों रात उनके कंधों पर आ गई थी। खैर, सत्ता संभालने के बाद उनका पूरा फोकस एक आधुनिक भारत की नींव रखने पर था। एक ऐसा भारत जो 21वीं सदी के लिए तैयार हो। पूरी तरह से युवा ऊर्जा और नई सोच के साथ उन्होंने 3 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया: शिक्षा, विज्ञान और टेलीकम्युनिकेशंस। सोचिए, 1980 के दशक का भारत, जहां एक टेलीफोन कनेक्शन मिलना भी बहुत बड़ी बात होती थी, वहां उन्होंने कंप्यूटर और डिजिटल क्रांति के बीज बोए, विदेशी तकनीक और वैज्ञानिक संस्थानों को मजबूत किया। आज जो हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं या जो डिजिटल दुनिया देखते हैं ना, उसकी पहली और सबसे मजबूत नींव उसी दौर में रखी गई थी। लेकिन ये 21वीं सदी का सपना और आधुनिकीकरण का सफर इतना भी आसान नहीं था। एक तरफ तकनीक के जरिए देश को आगे ले जाने का एक साफ विजन था, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत काफी हिंसक और चुनौतीपूर्ण थी। उन्हें विरासत में कई गहरी क्षेत्रीय अस्थिरताएं मिली थी।
असम में अलगाववादी आंदोलन एकदम चरम पर था और दक्षिण में श्रीलंका के अंदर एक बेहद खूनी जाति संघर्ष चल रहा था। एक युवा प्रधानमंत्री के लिए देश को भविष्य की ओर ले जाने के साथ साथ इन सुलगते हुए वर्तमान संकटों से निपटना वाकई एक दो-धारी तलवार पर चलने जैसा था। इसी क्षेत्रीय कूटनीति के चलते भारत ने श्रीलंका के गृह युद्ध में शांति स्थापित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके पीछे का सीधा सा मकसद था एक पड़ोसी देश में अस्थिरता को रोकना और पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रखना। इसी वजह से भारतीय शांति सेना को वहां भेजा गया। लेकिन शांति का ये प्रयास बेहद जटिल साबित हुआ। इन प्रयासों की वजह से भारत उस विदेशी संघर्ष में गहराई से उलझ गया और लिट्टे यानी LTTE जैसे हथियारबंद समूह ने उन्हें सीधे तौर पर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। चलिए अब समय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। साल आ गया था 1991 और भारत एक बार फिर लोकसभा चुनावों के मुहाने पर खड़ा था। चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर था। मई का महीना था, भीषण गर्मी, और 21 मई के दिन तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी चुनावी रैली आयोजित की गई थी। वहां का माहौल बिल्कुल ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ था। हजारों लोग बस एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े थे। महिलाएं हाथ हिलाकर स्वागत कर रही थीं, बच्चे दौड़ रहे थे और पूरा मैदान नारों की गूंज से भरा हुआ था। वो जगह थी श्री पेरम्बदूर। जैसे ही वो वहां पहुंचे और धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ने लगे, माहौल बहुत ही आत्मीय था। वो लोगों के बीच जा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और बहुत सहजता से सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। एक राष्ट्रीय नेता और आम जनता के बीच का वो एक बहुत ही दुर्लभ और भावुक कर देने वाला पल था, जहां सुरक्षा घेरे से कहीं ज्यादा लोगों का प्यार हावी नजर आ रहा था। लेकिन तभी 21 मई 1991 की वो तारीख आ गई। एक ऐसा दिन जब वो सारा उत्साह, वो खुशी और वो पूरा आत्मीय माहौल सिर्फ एक ही पल में हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक अचानक और भयानक विस्फोट। इस धमाके ने वहां मौजूद हर शख्स को सुन कर दिया। जो मैदान कुछ पल पहले नारों से गूंज रहा था, वो अब धुएं, धूल और चीख पुकार से भर गया था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उस घोर दहशत और अफरा तफरी के बीच उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन विस्फोट इतना भयंकर था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पूर्व प्रधानमंत्री का उस रात अत्यंत दुखद निधन हो गया। इस भयावह त्रासदी के बाद जो कुछ हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में एक गहरा सदमा फैल गया। देश भर में लोगों ने सड़कों पर आकर नम आंखों से मोमबत्तियां जलाई। किसी भी तरह की अस्थिरता को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को एकदम हाई अलर्ट पे कर दिया गया और फिर शुरू हुई एक बेहद गहन और जटिल जांच। इसी जांच ने अंततः उस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया और ये साफ हो गया कि इस पूरी घटना के पीछे LTTE का हाथ था। एक दूरदर्शी नेता जिसने तकनीक और विज्ञान के माध्यम से आधुनिक भारत का सपना देखा। आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो लगता है कि उनका वो सपना आज हमारी हकीकत बन चुका है। देश ने भले ही एक ऐसा लीडर खो दिया जो भारत को 21वीं सदी की ऊंचाइयों पर देखना चाहता था, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। आज हम जिस डिजिटल नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब उसी विजन का एक हिस्सा है। एक सशक्त भारत बनाने की उनकी वो सोच आज भी हमारे विकास का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने सोचने के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज हम जिस 21वीं सदी के तेज तर्रार डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, उसका कितना बड़ा हिस्सा एक ऐसे पायलट के विजन से निकला है जो शायद कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहता था। एक ऐसा इंसान जो आसमान में खुश था, लेकिन जिसने जमीन पर उतरकर एक देश का भविष्य बदल दिया। सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।